हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे ईओआरओ के पार्ट बी के 8वें मॉडल पेपर की, जिसमें अपन ने कवर किया है अध्याय 13 और 14 दोनों को कवर किया है। धारा की बात करें तो अध्याय 13 में धारा है 298 से 308 तक, 298 से, और अध्याय 14 में है 309 से 327 तक। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि 298 से 327 तक की धाराओं की आज अपन बात करने वाले हैं, इनसे बनने वाले प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अगर आपने लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तुरंत। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 400 प्रश्नों का लाइव टेस्ट अगर आप देते हैं 2 दिन में भी तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है 2 दिन में। अगर आप 2 दिन में मान लो डेली आप कितना 10 टेस्ट है टोटल, 5-5 टेस्ट देंगे तो भी आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो फटाफट से आप इसको कवर कर लीजिए। और 400 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप मोस्ट प्रश्न बनाए गए हैं। तो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। ऑनलाइन आपको टेस्ट देना है, मोबाइल पे ही टेस्ट हो जाएगा। और लास्ट में सबमिट करेंगे तो व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना एनालिसिस पूरा देख सकते हैं उसमें, है ना। तो जाइए फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत कम समय लूँगा आपको, ज़्यादा विस्तार से बताने के अपेक्षा मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा और कम समय में पूरा 40 प्रश्न है वो कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, अब हमेशा मैं आरएमए एक्ट बोलूंगा, ध्यान रखना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम आरएमए एक्ट, या मैं सीधा ही धारा ही बोल दूंगा, है ना, तो ध्यान रखना इसकी। तो धारा 297 के ना, 297 के की बात हो रही है के तहत नगरपालिका की किसी संपत्ति का विरूपण किया जाता है तो दंड का क्या प्रावधान है, तो उसको क्या दंड मिलेगा, ये है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दंड का क्या प्रावधान किया गया है। तो अलग अलग बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। तो बिल्कुल सही बात है, 1 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। बाकी की बात करें तो यहाँ पर देखो एक प्रावधान और है कि पुनः कोई अपराध करता है, पहली बार अपराध करने पर, तो ये है 297 के अंतर्गत। तो 297 धारा क्या कहती है, तो 297 में है कि संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति, यानी कि संपत्ति जो नगर पालिका की है उसको किसी भी तरह से, जैसे गुटखा खाकर थूकते हैं, पूरा कलर कर देते हैं उसको, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जो कोई अपराध करता है तो उसको 1 साल तक की सजा और 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना, ये होता है पहली बार में। दूसरी बार होता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 से लेके 20,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, ए ऑप्शन आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है धारा 297 ख, और उसमें क्या है, अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है तो उस अपराध के लिए जो भी दंड का प्रावधान है उससे दंडित किया जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही है, धारा 297 ख। दूसरा है 297 घ, और इसमें क्या है, लेखन आदि को मिटाने की शक्ति। नगरपालिका या उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी है वो ऐसा कदम उठा सकेगा जिससे संपत्ति से कोई भी लेखन मिटाने या उसे विरूपण मुक्त करने के लिए जरूरी होगा। जैसे मान लो कोई विज्ञापन दे दिया है बिना किसी अनुमति के, जिससे संपत्ति की जो छवि है वो खराब हो रही है नगरपालिका की, तो उसको नगरपालिका का अधिकारी या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसको हटा सकेगा। ये प्रावधान किया गया है 297 घ में। 297 च की बात करें तो इसमें संरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। और धारा 297 6 की बात करें तो इसमें आपके अपराध को समन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये जो लिखा है ना, अपराध को समन करने की शक्ति, ये है 297 अड़ में। इसमें 297 अड़ में है। तो 297 6 में क्या है, तो क्या करना है, अपराध का अन्य विधियों पर अध्यारोही या सर्वोच्च होने का उल्लेख है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अध्याय में अभियोजन
और वाद आदि का उल्लेख किया गया है। तो अभियोजन वाद आदि का उल्लेख अध्याय 13 में मिलता है। शुरू में भी मैंने आपको बताया अध्याय 13 में उल्लेखित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी भी प्रकार की किसी लोक न्यूसेंस के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन जुर्माना दंड कौन लगा सकता है? तो कौन लगा सकता भाई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है ना, वो किसी भी प्रकार के लोक न्यूसेंस के लिए अधिनियम के तहत जुर्माना दंड आदि लगा सकता है, और कोई जुर्माना लगाता है तो वो नगरपालिका निधि में जमा कराने का आदेश दे सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास। पांचवा प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, नगरपालिका किसी व्यक्ति से जिसने राजस्थान आरएम एक्ट 2009 के अधीन अपराध किया है समझौता कर सकेगी। क्या कर सकेगी? समझौता कर सकेगी। ठीक है, समझौता कर लिए जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध में संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, अभियोजन को वापस किया जा सकता है तथा अपराधों का समन किया जा सकता है। बिल्कुल, अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए नियम है वो नगर पालिका बनाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार बनाएगी। नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार। समझौता करने के लिए अपराधी जो अपराध है, किसी व्यक्ति जिसने राजस्थान जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है उसके अधीन अपराध किया है, उससे नगरपालिका समझौता तो कर सकती है, लेकिन समझौते के नियम कौन बनाएगा? राजस्थान सरकार, यानी कि राजस्थान में राजस्थान सरकार या फिर अन्य राज्य में राज्य सरकार बनाएगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार राजस्थान सरकार एक ही बात है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात की जा रही है अपने धारा 299 के तहत, 299 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होने का उल्लेख किया गया है? कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। तो दंड संहिता 1973 में यह किया गया है, जिसके अधीन यहाँ पर नगरपालिका एक्ट की बात करें तो इसकी धारा है आपके 301 में लिखा गया है कि कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। तो इसमें क्या लिखा गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, 236 और 245 के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। ठीक है, तो इन धाराएं बताई गई है 3, 167, 236 और 245। इनके अधीन किया गया अपराध क्या होगा? जमानती होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा उल्लेख धारा 301 में किया गया है। अगला है धारा 299। तो 299 में किसका उल्लेख है ये आपको बताना है। अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां हैं, बिल्कुल सही बात है। 300 की बात करें, नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, इसका उल्लेख है 300 में। बिल्कुल दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7वें में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं समय बहुत कम ले रहा हूं आपका, कोशिश यही है फटाफट से करवा दूं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी करस्थम विधि पूर्ण होगा? तो बिल्कुल सही है, अध्याय 13 में लिखा गया है धारा 302 के तहत कि प्रक्रिया यदि त्रुटि युक्त होती है तो भी की गई कार्रवाई है उसको जो है विधिपूर्ण माना जाएगा, उसको अविधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा उल्लेख किया गया है धारा 302 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वें में कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। नौवां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कथन सही है? क्या बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं नगरपालिका के विरुद्ध कोई विवाद लाने से पहले नोटिस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नगरपालिका के विरुद्ध या नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी विरुद्ध कोई भी विवाद लाने से पहले नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिस के 2 महीने तक वाद नहीं लाया जा सकता। तो यहां पर लिखा है 6 महीने, तो ये गलत है। 2 महीने तक वाद नहीं लाया जा सकता, यहां पर 2 महीने होगा।
नोटिस के 2 महीने तक वाद नहीं लाया जा सकता। फिर है स्थावर संपत्ति से वसूली को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 6 महीने बाद वाद नहीं लाए जा सकते। तो यहां पर ध्यान रखना 6 महीने होगा, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ 6 यहाँ 2 कर दिया। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बात करें तो ये कथन भी गलत, ये भी गलत। ये कौन सा सही है? केवल एक बी ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। नोटिस के 6 महीने बाद वाद नहीं लाया जा सकता, ऐसा नहीं है, नोटिस के 2 महीने बाद तक वाद नहीं लाया जा सकता। और स्थावर संपत्ति की से वसूली को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 6 महीने बाद वाद नहीं लाए जा सकते। इसमें तो है कि 2 महीने तक वाद नहीं लाया जा सकता नोटिस के, और तीसरे कथन में लिखा है कि 6 महीने बाद नहीं लाया जा सकता। 6 महीने तक ला सकते हैं, फिर नहीं ला सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया का उल्लेख है? वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, इसका उल्लेख किस में है? तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा धारा 303। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। वसूली की प्रक्रियाओं के साथ सक्षम अधिकारिता वाला किसी भी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। ये इस धारा में लिखा गया 303 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा कथन सही है? तो नगरपालिका किसी वाद के संबंध में समझौता कर सकती है। क्या कर सकती हैं? समझौता। नगरपालिका समझौता राशि निर्धारित कर सकती है। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन से कथन सही है। तो यहां पर दोनों ही कथन सही है, 1 और 2। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका को समझौता करने की शक्ति प्रदान की गई है? समझौता करने की शक्ति किस धारा में प्रदान की गई है, ये बताना आपको। तो समझौता करने की शक्ति है धारा 306 में। नगरपालिका को समझौता करने की शक्ति किस धारा के तहत दी गई है? धारा 306 के तहत दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन आपको पहचानना है। नगरपालिका उसके अधिकारियों कर्मचारियों निहित शक्तियों का प्रयोग करने के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान के लिए नगरपालिका निधि से क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो बिल्कुल सही है। नगरपालिका निधि नगरपालिका की ओर से अभियोजित या प्रतिवादित किसी सिविल कार्रवाई की व्यय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी। तो बिल्कुल 13वें में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन क्या है? सही है। ये भी धारा 306 की ही बात कर रहे हैं, 306 में ही है ये सब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 की किस धारा में नगरपालिका अभिलेखा को साबित करने की रीति का उल्लेख है? साबित करने की रीति। उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका के दस्तावेज प्रमाणित हैं तो साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसा किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा 307 में उल्लेखित है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन किसी अधिकारी को निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय के रूप में नियुक्त करेगा, करेगी? कौन कर सकता है ऐसा? तो अपन बात कर रहे हैं अध्याय 14 की धारा 309 की, जिसमें लिखा हुआ है कि निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्तियां और शक्ति तो ये राज्य सरकार कर सकती है। कौन कर सकता है? राज्य सरकार है, वो किसी अधिकारी को निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय के रूप में नियुक्त करेगी और उसकी शक्तियां कानून के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रत्याजित की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य सरकार है, वो किसी अधिकारी को ये बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की शक्तियों का उल्लेख है? तो वही बात है, फिर से धारा 309 होगा। शक्तियां और नियुक्ति दोनों ही एक ही धारा में है, 309 में ही है। तो 16 में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
17वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 310 में निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्तियों का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। नगरपालिका के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य उपखंड अधिकारी से नीचे रैंक के अफसर द्वारा किया जाएगा, तो ये गलत है। उपखंड अधिकारी के नीचे रैंक के अफसर द्वारा नहीं किया जा सकता, इससे उच्च रैंक का होना चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो गया और केवल एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, धारा 310 की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति। 18वां प्रश्न देखिए, धारा 310 के तहत निरीक्षण और पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्रदत्त होगी? तो शक्तियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी शक्तियां होगी? ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहला है कि नगरपालिका, किसी नगरपालिका या उसके अधीन संस्था किसी अचल संपत्ति के अधीन संचालित कार्यस्थल में प्रवेश और निरीक्षण करना। बिल्कुल, किसी कार्यस्थल अचल संपत्ति के अधीन संचालित किसी कार्यस्थल में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। नगरपालिका या उसकी समिति के कब्जे में निहित दस्तावेजों, पुस्तकों और विवरणी पत्रों का पर्यवेक्षण कर सकता है। किसी नगरपालिका की ऐसी आपत्ति पर जिसे वे प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, उसे लिखित उत्तर देने में अपेक्षा करना। तो ये बिल्कुल सभी की सभी है वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की शक्तियां होगी, जिसका कार्य होगा निरीक्षण और पर्यवेक्षण। उन्नीसवां प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 में नगरपालिका के कार्यालय निरीक्षण की शक्ति है। बिल्कुल, नगरपालिका के कार्यालय के निरीक्षण करने की शक्ति कौन कर सकेगा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण करने तथा नगरीय निकाय को रिकॉर्डों को तलब करने की शक्ति होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही हैं। 19वें में आपके सी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ना। दोनों ही कथन क्या है, सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। 20वां प्रश्न है, यदि नगरपालिका कोई आदेश जनता को हानि पहुंचा रहा है या उससे शांति भंग होने की संभावना है या नगरपालिका के हितों के विरुद्ध है, तो कौन निष्पादित कार्य को निलंबित कर सकेगा? यानी कि कोई भी ऐसा आदेश जिससे जनता को हानि हो रही है या फिर शांति भंग की स्थिति हो सकती है या नगरपालिका के हितों के विरुद्ध हो, तो ऐसे आदेश का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए, देखें। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? धारा 312 की। और 312 में लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है वो इस प्रकार के कार्य को निलंबित कर सकता है। बढ़े आगे। कौन से कथन सही है? आपात दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्य को निष्पादित करने या कोई कार्य की व्यवस्था करने का आदेश तब दे सकेगा जब जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरा होने की संभावना हो। यानी कि आपात की स्थिति ऐसी बन गई है जिससे जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है, तो व्यवस्था करने का आदेश कौन दे सकता है? जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है। इन कार्यों के लिए किया जाने वाला खर्च है वो नगर पालिका निधि से तुरंत किया जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है, और ये है धारा 313 से संबंधित। दोनों ही कथन सही है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला मॉडल पेपर जो सॉल्यूशन करवाऊंगा उसमें सभी योजनाओं के अपडेटेड लेटेस्ट जो स्कीम्स है, यानी कि जो भी स्कीम्स आपका है, लेटेस्ट डेटा आपको दिया जाएगा। तो जरूर जुड़े रहिएगा, साथ में बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, किसी आपात दशा में
लोगों की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा सामान्य तथा विशेष आदेश की पालना कर सकेगी और नगर पालिका अपेक्षित प्रभारों की पूर्ति भी एक निश्चित अनुपात में नगर पालिका निधि से कर सकेगी। तो यह है धारा 314। दोनों ही कथन सही है। आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करना, ये इसमें लिखा गया। जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, अकाल की हो गई, भूखमरी की हो गई, कोरोना जैसा कोई रोग आ गया, बाढ़ हो गई, या अन्य कोई आपात दशा है, या फिर मेला है कोई जहाँ काफी संख्या में लोग रहते हैं, ऐसी स्थिति में ये काम कर सकेगी नगर पालिका। तो दोनों कथन सही है। 22 में आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 की किस धारा में सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण का उल्लेख किया गया है? तो सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण के उल्लेख की अगर बात करें तो ये है धारा 315 में। धारा 315 में आगे बढ़े। 24वां प्रश्न है, स्थायी प्रकृति का कार्य जो राज्य सरकार की राय में वहां के निवासियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हो का निर्माण किसकी परामर्श से विधि पूर्ण होगा? किसकी परामर्श से विधि पूर्ण होगा? तो 24वें में अगर बात करें तो बिल्कुल किसकी? नगर पालिका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका मामलों की जांच के लिए नियुक्त अफसर के पास जांच करने के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी? तो देखो, यहां पर सिविल न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां होगी? एक तो 7 प्रकार की शक्तियां यहां पर बताई गई, तो कुछ यहां पर ली है। प्रकटीकरण, निरीक्षण, साक्ष्यों को हाजिर करना, उनके खर्चों को जमा करने की अपेक्षा करना, दस्तावेजों को पेश किए जाने के लिए बाध्य करना, शपथ पर साक्ष्यों की परीक्षा करना, स्थगन देना, शपथ पत्र पर साक्ष्य का ग्रहण करना, साक्ष्यों के लिए परीक्षण के लिए कमीशन जारी करवाना, ये सब शक्तियां होगी किसके पास? नगर पालिका मामलों की जांच के लिए नियुक्त अफसर के पास। कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार। तो उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की ये शक्तियां होगी। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। 26वां प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति का उल्लेख है? तो कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति का उल्लेख है धारा 318 में। किसमें है? 318 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? राज्य सरकार को शिकायत या कोई अन्य सूचना माध्यम से सूचना मिलती है कि किसी नगरपालिका ने अधिनियम के तहत अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम किया, मतलब उसका सही ढंग से पालन नहीं किया है, तो राज्य सरकार है वो अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है धारा 319 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27 में। 28वां प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 320 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? 320, जब नई नगरपालिका सृजन की जाए तो चुनाव होने तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
तो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, वो नियुक्त अधिकारी है, वो शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरा है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर सकता है। नियुक्त अधिकारी कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल ये कथन तो सही है, लेकिन पहला गलत है। सही कथन पूछा था, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, तो केवल 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 28 में क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29वां देखो कि सही कथनों की पहचान कीजिए। फिर से, यदि नगर पालिका उसको सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकार उस नगर पालिका को अपने आदेश से विघटित कर सकती है। यानी कि कोई नगर पालिका है वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी नगर पालिका को राज्य सरकार विघटित कर सकती है। ये लिखा हुआ है धारा 322 में, सही बात है। दूसरा है कार्रवाई करने से पूर्व नगर पालिका अधिकारी को स्पष्टीकरण, बिल्कुल नहीं। नगर पालिका अधिकारी नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष। अध्यक्ष को क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये कथन तो वैसे गलत हो गया, यहाँ पर अधिकारी नहीं अध्यक्ष आएगा। तो केवल एक। तो 29 में आपका आंसर क्या होगा, 29 में आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 322 के अनुसार किसी नगर पालिका में रिक्तियों की संख्या कितने से अधिक हो जाने पर विघटित कर दिया जाएगा, यानी कि सदस्य कम हो जाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्षमता नहीं होने पर, किसी कारणवश किसी नगर पालिका में रिक्तियों की संख्या 2/3 से अधिक हो जाए, तो फिर माना जाता है कि ये नगर पालिका अब अपना कर्तव्य का पालन करने में समर्थ या सक्षम नहीं है। तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी नगर पालिका को विघटित कर दिया जाता है 2/3 से अधिक खाली पद होने पर। ठीक है, तो ध्यान रखना 2/3 से अधिक। ये भी कहां पर लिखा हुआ है, 322 में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 322 के अनुसार नगर पालिका के विघटन की तारीख से कितने समयावधि में चुनाव करवाया जाना अनिवार्य होगा। तो देखिए, विघटित कर दी और विघटित करने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव करवाया जाना अनिवार्य है, लेकिन नगर पालिका का कार्यकाल इस 6 माह ही शेष है, तो फिर चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 माह आंसर हो जाएगा, लेकिन उसका कार्यकाल ही 6 माह बचा है नगर पालिका का और विघटित कर दी गई है, तो फिर चुनाव करवाना आवश्यक नहीं, 6 महीने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका द्वारा कौन सा, देखो यहां पर कौन सा कथन सही है, नगर पालिका तथा पंचायत के मध्य विवाद का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। नगर पालिका तथा पंचायत के मध्य विवाद कलेक्टर द्वारा सॉल्यूशन, उसका समाधान किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अन्य सभी मामलों में संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। दोनों ही कथन सही है और ये बात है धारा 323 की। 323 में है नगर पालिका और स्थानीय पदाधिकारियों के बीच विवाद, तो दोनों ही सही है। 32 में क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई विवाद नगर पालिका और नगर सुधार न्यास नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच है, जैसे आवासन मंडल हो गया, तो ऐसे निर्णयों का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऐसे निर्णयों का समाधान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना अलग अलग है। यदि विवाद किसके बीच हो, पंचायत के और नगर पालिका के बीच हो, तो फिर कलेक्टर है,
और अन्य सभी मामलों में कौन है? संभागीय आयुक्त है। और फिर नगर पालिका का विवाद किससे? नगर सुधार न्यास है, नगर विकास प्राधिकरण है, या कोई बोर्ड से है, तो फिर कौन होगा? जैसे आवासन मंडल हो गया, तो फिर राज्य सरकार का निर्णय माना जाएगा वहां पर। ये लिखा गया है 324 में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं की उप विधियों तथा नियमों को रद्द या रूपांतरित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किस धारा में? तो राज्य सरकार की जो शक्ति है कि नगर पालिकाओं की जो उपविधियां हैं, वो नियम हैं, उनको रद्द कर सकती हैं, रूपांतरित कर सकती हैं, निरस्त किया जा सकता है। तो कैसे, किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसा किया जा सकता है। तो इसकी शक्ति का उल्लेख किसमें है? तो धारा 325 में है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 35वां प्रश्न देखो, राजस्थान 2009 की किस धारा में अभिलेख मंगवाने की शक्ति का उल्लेख है? अभिलेख मंगवाने की शक्ति, तो अभिलेख मंगवाने की शक्ति का उल्लेख है धारा 327 में। ठीक है, 327 में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, धारा 327 के तहत किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का संकल्प की वैधता, औचित्यता, शुद्धता के लिए सुसंगत रिकॉर्ड कौन मांग सकता है या सकती है? तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। राज्य सरकार इनसे ये इस प्रकार का रिकॉर्ड मांग सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, सही कथन बताना है। 327 के तहत प्राधिकृत अधिकारी किसी नगर अधिकारी है, दस्तावेजों का परीक्षण आदेश में निर्धारित दिनांक तक ही कर सकता है। बिल्कुल, प्राधिकृत अधिकारी है तो दस्तावेजों का परीक्षण है आदेश में निर्धारित दिनांक तक ही कर सकता है। यह अधिकारी दस्तावेज परीक्षण के बाद अपना निर्णय दे सकता है। बिल्कुल, और इस अधिकारी का अंतिम और नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा। अधिकारी का जो निर्णय होगा, आदेश होगा, वो अंतिम होगा और नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा। अधिकारी का आदेश इस अधिकारी का आदेश है वो अंतिम होगा और नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा। तीनों ही कथन सही है। ये तो 37 में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, किस धारा में सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्योजन का उल्लेख है? किस धारा में? तो प्रत्योजन की बात करें तो धारा 326 में उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है? धारा 326 में, सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अध्याय में नगरपालिका के संबंध में नियंत्रण का उल्लेख है? तो अध्याय 14 में है नियंत्रण। नियंत्रण किसमें है? अध्याय 14 में। 13 में अभियोजन और वाद है। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 में धाराएं कौन कौन सी शामिल है? तो धाराएं शामिल है आपके 308 से लेके 313 की बात कर रहे हैं। 13 की बात करें तो धारा 298 से लेके 308 तक है और 14 में 309 से 327 तक। तो ये हो गया आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये था आज का 8वां मॉडल पेपर। नेक्स्ट होगा योजनाओं से संबंधित टोटली, तो आपको तैयार रहना है नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए। बहुत कम समय बचा है, तुरंत आप इसके साथ जुड़े रहें मेरे साथ, विद्या जोन चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।